वेलकम टू जीएस मित्रा। और आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे आधुनिक भारत का। ये लुसेंट सीरीज चल रहा है। ये आपको दरोगा, जीडी, बिहार पुलिस और फिर यूपी पुलिस सब में काम आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये सीरीज अच्छा लगता होगा। और मैं शुरू करने वाला हूँ एएलपी और टेक्नीशियन जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहीं पे सोल्व कराएंगे। अब हो सके तो अपने भाइयों और अपने दोस्तों को ये चीज़ बताइएगा। बिल्कुल जो क्वेश्चन आया है वहाँ से वो चीज़ हम आपको सोल्व कराएंगे। चलिए तो आज का शुरू करते हैं पार्ट 6 आधुनिक भारत का। पिछले क्लास में हम लोग सर जॉन मैकफर्सन के बारे में पढ़ चुके थे, जितना भी एक लाइन था। आज हम लोग शुरू करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। कॉर्नवालिस ने कलेक्टर के हाथों में सारा समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिया था। इसने भारतीय न्यायाधीश से युक्त फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया। देखिए यहाँ बोलता है कि भारतीय न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदार अदालत को समाप्त कर दिया था। इसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालत बनाया था। 3 बंगाल के लिए था और 1 बिहार के लिए था। तो पूछेगा कि बिहार के लिए भ्रमण करने वाली अदालत का निर्माण किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और पूछेगा कि भ्रमण करने वाले 4 अदालत का स्थापना किसने किया था? तो ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखते हैं कि 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 1792 में किया था। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत देता था। देखिएगा बोल रहा है कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड। अगर सवाल पूछ देगा कॉर्नवालिस कोड के जनक कौन है तो आप तो बता दीजिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन डेट पूछता है। डेट में पूछेगा कि कॉर्नवालिस कोड को कॉर्नवालिस ने कब लाया था? तो 1793 में। और इसका मुख्य कार्य क्या था? तो शक्तियों का पृथकीकरण करना था। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर के उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ताओं बना दिया। पुलिस कर्मचारी के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिएगा इंपॉर्टेंट है यहाँ से डेट कि कंपनी कर्मचारी को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारी, जो इंग्लैंड से लोग आते थे यहाँ पे कंपनी का कर्मचारी बनकर, ऑफिसर बनकर के, उन लोग को व्यक्तिगत व्यापार करना बंद कर दिया गया था। मान लीजिए कि हम यहाँ पे आए हुए इंग्लैंड से सरकार की तरफ से, और लेकिन यहाँ पे हम एक अपना बिजनेस कर लिए, तो ये चीज़ वहाँ पे बंद कर दिया गया था। जिला में पुलिस थाना का स्थापना कर एक दरोगा को इसके इंचार्ज बनाया। तो जिला में थाना का इंचार्ज के शुरुआत दरोगा से किसने किया था? कॉर्नवालिस। और दरोगा प्रणाली भी कॉर्नवालिस ने लाया था। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सफदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसी के समय ऊंचा पद भारतीयों को नहीं मिलता था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया। तो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत किया था। इसके तहत जमींदार के भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखता था। अस्थायी बंदोबस्त, मेरा जमीन है और कंपनी को हमें लगभग में 90% कर हमको सरकार को देना पड़ता था। उस समय सरकार कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में सरकार चल रहा था। ठीक है, तो पूछेगा अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत किसने किया था? अस्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने शुरुआत किया था। अस्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने शुरू किया था और इसका कर रेट कितना था? तो 90% था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त
की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, तो जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जमींदार इस रेट को तय करता था। जमींदार पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त में कर को कौन निर्धारित करता था, तो जमींदार करता था। इसके नियत तिथि पर राजस्व की भुगतान नहीं करना जमींदार पर उसकी जिम्मेदारी से हटा देना था। कोई बड़ी बात नहीं, बस याद रखिएगा भू राजस्व कर लगाता कौन था, जमींदार। अब और ये अस्थाई बंदोबस्त लाया कौन था, तो ये लाया था कर्नवालिस। अब अस्थाई बंदोबस्त का योजना बनाया किसने था, तो जॉन सोर। ठीक है, अब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त आया था। आगे है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौता को रैयतवाड़ी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है कि 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी, जो 1792 ईस्वी में रैयत व्यवस्था 12 महल जिले के पहली बार कर्नल रीड द्वारा जारी किया गया था। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई और इसके सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास के गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1825 में यह व्यवस्था बंबई में लागू की गई थी। 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन पे हो गया था। अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता देख लीजिए, इंपोर्टेंट है, यहाँ से सवाल निकलता है। सरकार के किसान के बीच की बिचौलिया वर्ग नहीं था। मान लीजिए कि अब जमींदार का कोई इसमें कार्यकाल नहीं था, ये अब डायरेक्ट किसान के हाथ में चलता था। रैयत मतलब होता ही ये किसान है। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया। देखिए जब जस्ट बताया था मैं, भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था, तो किसान के हाथ में था। विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। किसान इसको जमीन को बेच भी सकता था या गिरवी भी रख सकता था। लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। मान लीजिए किसान लोग इसमें कुछ फसल किए और उसका लगान नहीं दिया, इसको जब्त कर लिया जाता था। लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था थी। राजस्व के रूप में किसानों की उपज के 1/2 भाग देना था। देखिए अस्थाई बंदोबस्त में 90% था, लेकिन यहीं अब ये हो गया है आधा, यानी 50% के रूप में काम करता था। महलवाड़ी व्यवस्था देखते हैं। महल शब्द का तात्पर्य है जागीर और रैयत का तात्पर्य है किसान। अब आइएगा, जागीर अथवा गांव। इस पद्धति के सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों को सीधा संपर्क नहीं किया, जबकि बल्कि गांव के जमींदारों जागीरों को मुखिया या लंबादर के राजस्व वसूल करने का आधार बना। 1822 में यह व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो पूछता है कि महलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी, तो ये हो जाएगा 1822 में। यह व्यवस्था गंगा की घाटी के आधुनिक पश्चिमी प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं कुछ भागों पर तत्कालीन संपूर्ण पंजाब पे लागू थी। ये किस जिले में था, तो उत्तर प्रदेश में था, पंजाब में था और मध्य प्रदेश में था। कौन सा, महलवाड़ी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों का एवं पंजियों का प्रयोग किया गया। मानचित्र देख करके, मान लीजिए कि ये मानचित्र हम रखें और मानचित्र को देख करके बता दें कहाँ ज़्यादा फसल होता है और कहाँ कम होता है, उस हिसाब से यहाँ पे रेट तय किया गया था। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी। तो पूछेगा कि महलवाड़ी व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है, हॉल्ट मैकेंजी को। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप से सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन की 2/3 भाग थी, बाद में इस घटकर 1/2 यानी 50% कर दिया गया था। भू राजस्व संग्रह की विधियां। क्षेत्रफल 19%, 51%। देखिए बता रहा है कि रुक जाइए, किसान रैयतवाड़ी कितना पर था, 51% जमीन पे था। महलवाड़ी 20% और 19% जमींदारी का था। ठीक है, यहाँ से कोई बात नहीं है। महलवाड़ी में मुखिया रेट लेता था और रैयतवाड़ी में किसान अपने हाथ से देता था। योजनाकार कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन सोर ने जमींदारी प्रथा लाया था और रैयतवाड़ी प्रथा रीड और टॉमस मुनरो ने लाया था। महलवाड़ी प्रथा को हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था।
कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इम्पोर्टेंट है। कॉर्नवालिस को भारत के नागरिक सेवक जनक माना जाता है। तो किसको भारतीय नागरिक का नागरिक सेवक जनक माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है भारत में, इंडिया में। अब ये जॉन सोर के बारे में पढ़ते हैं। जॉन सोर, इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ये वर्ड ही काफी है अपने आप में। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो जॉन सोर। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? जॉन सोर। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? जॉन सोर। इसके कार्यकाल के दौरान 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने की बाकी हत्याओं को सामना ही अपराध के। मान लीजिए कि वो बताया कि जो नवजात कन्याओं, बालिका को जो हत्या किया जाता था, इस पर इसने रोक भी लगाया और इसको निंदा भी की कि ये बच्चा का हत्या नहीं है, एक मनुष्य का हत्या है। इसमें निंदा किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक, इंपोर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। वेलेस्ली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। सहायक संधि किसने लाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली के पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। लेकिन व्यापक रूप से किसने किया था? तो सहायक संधि से व्यापक रूप से लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य, पहला नंबर हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजावुर और चौथा अवध, पेशवा, बरार, भोसले, जोधपुर और जयपुर, मछेड़ी, बूंदी एवं भरतपुर। ये सब डेट आपको याद रखना पड़ेगा। लुसेंट में अपना देखिएगा, एक बार सरासरी आंखों से देख लीजिएगा। बस पूछेगा, अधिकांश पूछता है कि सहायक संधि अपनाने वाले कौन थे। ये सब में ऑप्शन देगा, एक नहीं देगा, ठीक है। उस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। इंदौर ने होलकरों ने सहायक संधि नहीं अपनाई थी। इंदौर शहर के होलकर एक वंश है, होलकर ने सहायक संधि अपनाई नहीं थी। इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 मारा गया। मैं आपको ये चीज अच्छा से पढ़ा चुका हूं। और इसके शासनकाल के दौरान 1804 में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध की बाकी हत्या की तरह मानने के दंड का प्रावधान किया गया। शिशु हत्या करता था तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय इसमें दंड के मान्य किया गया, इसमें दंड देने जाने लगा। आगे है कि किसने लॉर्ड वेलेस्ली ने 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। देखिएगा 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने स्थापना की थी। 1854 तक अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। ये 1800 में शुरू हुआ, 1854 तक इसमें भारतीय लोगों को शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलीबरी एवं ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। इंग्लैंड में खोला गया, याद रखिएगा कि हेलीबरी कहाँ खुला था प्रशिक्षण के लिए? तो इंग्लैंड में। अब ईस्ट इंडिया कॉलेज कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में। कब खोला गया था? 1806 में, जहां नवयुवक प्रशिक्षकों प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष की प्रशिक्षण दिया जाता था। कोई बात नहीं है, बस याद रखिएगा कि ये कहाँ खुला था और ये कहाँ खुला था, कब खुला था, किसके काल में खुला था? कॉर्नवालिस वेलेस्ली के समय, ठीक है। आगे चलते हैं। यह समय को बंगाल का शेर कहा था। इंपोर्टेंट है। बंगाल का शेर खुद को किसने कहा था? बंगाल का शेर खुद को किसने कहा था? तो वेलेस्ली ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही समाप्त, उनकी मृत्यु होगी। कोई बड़ी बात याद नहीं रखना है। सर जॉन बार्लो 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह, इसके काल में महत्वपूर्ण घटना है। इंपोर्टेंट है, पूछ देगा कभी। 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह के समय इंडिया का गवर्नर कौन था? तो सर जॉर्ज बार्लो। अब आइए लॉर्ड मिंटो को देखते हैं। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो के काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच 28 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। मैं आपको ये बता चुका था कि
आपको ये आगे मिलेगा। पिछला लगभग तीसरा वीडियो में हम पढ़ा चुके थे ये वाला, रणजीत सिंह और अमृतसर की संधि। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। तो देखिए दो चीज यहाँ से याद रखिएगा कि रणजीत सिंह किसके साथ अमृतसर की संधि किए थे, तो मिंटो के साथ रणजीत सिंह। और 1813 के एक्ट किसके समय आया था, तो लॉर्ड मिंटो के समय। ठीक है, अब देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंगस। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय हुआ था, 1814-16 में, तो लॉर्ड हेस्टिंगस। अगर आप ये चीज याद कर लीजिएगा 1813 से 23 यानी कि 10 साल रहा था कौन, लॉर्ड हेस्टिंगस 10 साल रहा। इसके बीच में ही ये आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध खत्म हुए। ये भी बहुत ज्यादा पूछता है कि संगौली की संधि किस युद्ध के विराम के लिए था, तो संगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध के विराम के लिए था। तो पूछता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो 1814 से 1816 तक। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस। अब आइएगा बताएगा कि पिंडारियों का दमनकर्ता कौन है, पिंडारियों का दमनकर्ता लॉर्ड हेस्टिंगस है। पिंडारियों के प्रमुख नेता वसील मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि वसील मोहम्मद और चीतू एवं करीम खान पिंडारियों का नेता माने जाते थे। इसने मराठों को शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। मराठों का शक्ति किसके समय खत्म हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय। मराठों का शक्ति किसके समय खत्म हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस को मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया। बहुत अच्छा काम किया। प्रेस के लिए मार्गदर्शन का नियम किसने बनाया था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस। प्रेस के लिए प्रतिबंध किसने हटाया था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस। आगे प्रेस के एक और मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। इसी के समय 1822 में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम आया था। बहुत इंपोर्टेंट है। टेनेसी एक्ट कब आया था, 1822 में। डेट भी याद रखिएगा। टेनेसी एक्ट किसके समय आया था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय। टेनेसी एक्ट का और क्या नाम है, तो काश्तकारी अधिनियम। अब देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, तो जो चला था 1824 से 1826 तक लड़ा गया था। बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडूब की संधि हुई थी। तो पूछता है कि यांडूब की संधि कब हुई थी, तो 1826 में। किसके समय, लॉर्ड हेमस्टर्ड के समय। बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडूब की संधि हुई थी। तो पूछता है तो यांडूब की संधि किनके बीच हुआ था, तो बर्मा एवं अंग्रेज के बीच। किसके समय, हेमस्टर्ड के समय। 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ था। बैरकपुर सैन्य विद्रोह के समय कब हुआ था, तो 1824 में। ये डेट याद रखिएगा। और किसके समय हुआ था, एमहर्स्ट के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1803 में यह मद्रास के गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। देखिएगा 1803 में मद्रास में गवर्नर बना था कौन, तो विलियम बेंटिंग। 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाना, मतलब निचली जाति के लोग कान में बाली, माथे पे सिक्के लगाकर, चिन्ह लगाकर के चलते थे। इसी को अगर विलियम बेंटिंग ने कह दिया कि आप नीची जाति का पहचान लेके क्यों घूम रहे हैं, अब इसको मना कर दिया। अब इसी मना करने के कारण एक सैनिक विद्रोह कर दिया था वेल्लोर के सैनिकों ने। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट। अभी आपको ये चीज हो सकता है मालूम हो, लेकिन नहीं मालूम हो तो इस चीज आपको हम पॉलिटिक्स में अच्छा से पढ़ाएंगे। द बंगाल के गवर्नर जनरल के भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा कि किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा,
तो 1833 चार्टर एक्ट द्वारा। और पहला गवर्नर जनरल भारत के कौन बन गए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पिछले में आपको बता चुके थे, वारन हेस्टिंग्स थे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब किया था? 1829 में समाप्त कर दिया। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा विधवाओं को सती होने को भी अवैध घोषित कर दिया था। अकबर और मराठा पेशवा भी सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश किया था, प्रयास किया था। अकबर एवं मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किया था। बेंटिंक ने कर्नल सलीमैन की सहायता से, कौन? विलियम बेंटिंक ने कर्नल सलीमैन के सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो पूछता है कि कर्नल सलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो विलियम बेंटिंक। कब किया था? 1830 में। ठग देवी काली की पूजा करते थे, याद रखिएगा। ठग जिसको विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया, वो किस देवी की पूजा करते थे? तो ये देवी थी काली। सन 1835 में बेंटिंक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया था। याद रखिएगा कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किसने किया था? तो विलियम बेंटिंक। कब किया था? 1835 में। और इनका कार्यकाल कितना रहा था? विलियम बेंटिंक का कार्यकाल रहा था 1828 से 1835 ईस्वी तक। अब आइएगा, देखिएगा इसके समय, किसके? विलियम बेंटिंक के समय। विलियम बेंटिंक के समय विलियम बेंटिंक के समय में मैकाले की अनुशंसा पे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन, विधि आयोग ने कानूनों को कोडीकरण प्रयास किया था। भारतीय शिक्षा पर मैकाले को कार्यकर्ता 1835 ईस्वी में को भारत में पश्चात शिक्षा का प्रारंभ किया गया था। कोई बात नहीं है, बस याद रखिएगा मैकाले के समय ही इंडिया में इंग्लिश का शुरुआत हुआ और ये 1835 एक्ट में आया था। बेंटिंक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया था। विलियम बेंटिंक ने मैसूर को कब हड़पा? 1831 में, और कुर्ग को 1834 में। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। मतलब कि जैसे पद था, जिस पद पे अगर भारतीय अपना रुझान से, अपना मेहनत से पहुंच सकते थे, वो अपना काम कर सकते थे, वो ऊंचे ऊंचे पद पे भी आ सकते थे। किसके समय? विलियम बेंटिंक के समय। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किए गया उच्चतम पद सर अमीन का था, जिससे 700 प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय, किसके? विलियम बेंटिंक के समय कंपनी को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने को नहीं रोक सकता था। देखिए क्या बोलना चाहता है। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब भारतीयों को न रंग, जाति, धर्म अथवा जन्म के आधार पर इन्हें अपना पद देने से नहीं रोक सकते हैं। ये ऊंचे ऊंचे पद पे भी इंडियन जा सकते हैं अपने काबिलियत पे। इसने शिशु बालिका को हत्या पर प्रतिबंध लगाया। देखिएगा, सब लोग निंदा किया है, लेकिन प्रतिबंध किसने लगाया? बालिका के हत्या पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिंक ने। अब ये चार्ल्स मैडकॉफ 1835 से 1836 तक इसका कार्यकाल रहा है। 1 साल का छोटा कार्यकाल है मैडकॉफ। इसके समय 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटा दिया गया और इसे भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता। बस याद रखिएगा, यही चीज काफी है इसके लिए। लॉर्ड ऑकलैंड इसका है 36 से 42 तक। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खां को हटाकर शाह शुजा की सत्ता में लाने की कोशिश किया, जो ब्रिटिश समर्थक था। यह प्रयास प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1834 से, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में बता रहा है, 1838 से 42 तक रहा था, के कारण बना, जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता साबित हुई थी। इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो इंपोर्टेंट है, तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था? तो विलियम ऑकलैंड ने
तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था। धार्मिक निधियों पर सरकार ने नियंत्रण खत्म कर दिया था। मान लीजिए कि धार्मिक कोई काम कर रहा है, उसका खर्च पर सरकारी नियंत्रण का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। 1839 में इसे कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। इंपोर्टेंट है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड की मरम्मत किसने करवाया था? तो ऑकलैंड ने। जीटी रोड का मरम्मत किसने कराया था? ऑकलैंड ने। कब कराया था? 1839 में। जीटी रोड कहां से कहां था? कलकत्ता से दिल्ली तक। इसके समय, किसके समय? ऑकलैंड के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। बस यहां से कोई खास चीज नहीं है, बस आगे चलते हैं। एलन बोरो के बारे में देखते हैं। 1842 से 44, 2 साल का इसका भी कार्यकाल है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय। किसके समय? एलन बोरो के समय। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। किसके द्वारा? एलन बोरो के द्वारा। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में किसके द्वारा मिलाया गया था? एलन बोरो के समय। और सिंध पर अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। कब? 1843 में। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ है। बस ये याद रखिएगा कि किसने कहा था वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था। किसके समय? एलन बोरो के समय। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था। इसके द्वारा स्वामित्व को अपने दासों को दावा करने के लिए न्याय जाने के वंचित कर दिया गया था। रविवार की छुट्टी एलन बोरो के समय 1843 में हुआ था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछता है। रविवार की छुट्टी इसी के समय 1843 से शुरू हुई है। लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 से 48 तक रहा है। इसके काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1843 से 46, इसमें अंग्रेज विजय हुई थी। इसने नर बलि प्रथा को समाप्त कर दिया था। खोंड जाति लोग नर बलि करते थे। आगे देखते हैं लॉर्ड डलहौजी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास में लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग एक साथ पढ़ा करके निकल जाएंगे। थैंक यू। आप हमें बस सपोर्ट कीजिए, और अगर हमारे वीडियो में कोई कमी है तो उसे बताइए प्लीज़। धन्यवाद। और पिछले वीडियो आप जा करके यूट्यूब पे देखें, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। अगर पसंद नहीं आ रहा तो बोलिए, हम किस तरीके से आपके लिए बनाएं। थैंक यू।